हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि बायोलॉजी की सीरीज़ अभी मैं चला रहा हूं, जिसमें जो है टॉपिक 1 से लेके 6 तक मैंने करवा दिया है। और आज जो है ना 7वां टॉपिक हम सब पढ़ेंगे। 7वां टॉपिक का नाम है कि मानव शरीर के तंत्र। मानव शरीर के तंत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक थोड़ी सी बड़ी है, इसके लिए इसका जो है ना 2 पार्ट में इसको करना उचित रहेगा। 7 का पार्ट 1 आज होगा। तो शुरू करते हैं मानव शरीर के तंत्र के बारे में। पहला है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरता है। पहला आपको अंतर्ग्रहण यानी इंजेस्टेशन, पाचन डाइजेशन, अवशोषण एब्सॉर्प्शन, स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, बल प्रतिक्रिया यानी डिफेक्शन। ठीक है, 5 चरण से। उसके बाद आप देखते हैं एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अंतर्ग्रहण हो गया। अंतर्ग्रहण भोजन को मुख में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। मुंह में लेना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। पाचन यानी डाइजेशन। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है और यह छोटी आंत तक जारी रहता है। मुख में स्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टायरिन भोजन से उपस्थित मंड स्टार्च को माल्टोज श्रृंखला में क्या कर देता है? तो वो अपघटित कर देता है। फिर माल्टोज नामक एंजाइम माल्टोज संकरा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। किस में? तो ग्लूकोज में। लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त लार में उपस्थित शेष पदार्थ बफर कार्य करते हैं। इसके बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय की बात करें यानी स्टोमच में पाचन। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक? 4 घंटे तक। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियां से जठर रस निकलता है। यह हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव, पीएच मान इसका कितना होता है? 1.5 से लेकर 3.5 के बीच होता है। आमाशय में ऑक्सीनेटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लिक अम्ल निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम से अम्लीय बना रहता है, जिसमें लार की टायरिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। आमाशय में निकलने वाले जठर रस एंजाइम होते हैं, जो कौन कौन होते हैं? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों यानी पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। कौन? तो पेप्सिन प्रोटीन क्या करता है? तो खंडित कर सरल पदार्थ पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। और रेनिन जो है दूध की घुली हुई प्रोटीन यानी केसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पेराकेसिनेट के रूप में बदल देता है। अब बात करते हैं जीभ की यानी टंग। मुख गुहा में फर्श पर स्थित एक मोटी एवं मांसल रचना होती है। जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर पेपिलिया होते हैं। क्या कहते हैं? पेपिलिया होते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। किन्हें कहते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं, यानी टेस्ट बड। इन्हीं स्वाद कलियों द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे कि मीठा, कड़वा, खट्टा आदि का ज्ञान होता है। किसके द्वारा? टेस्ट बड के द्वारा। जीभ के अग्रभाग में मीठे स्वाद का पश्च भाग से कड़वे स्वाद का तथा बगल के भाग से छोटे स्वाद का आभास होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। दांत की बात करें, टूथ की, मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले दोनों और जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्ति पाई जाती है। मनुष्य के दांत क्या होते हैं? गर्तगंधी यानी द्विवर्त दंती तथा विषय दंती प्रकार के होते हैं। मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत तथा कुल 32 दांत होते हैं। जबड़े के प्रत्येक और 2 कृदंक, 1 रदनक, 2 अग्र चवर्णक तथा 3 चवर्णक दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत को 2 बार निकलते हैं। मनुष्य के दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। पहले शैशवावस्था में 20 दांत निकलते हैं, फिर जिन्हें दूध के दांत कहते हैं यानी मिल्क के टूथ। वयस्क अवस्था में 32 दांत। मनुष्य का दंत सूत्र की अगर बात करें तो आपको इंसिजर्स होते हैं 2-2 होते हैं ऊपर नीचे, कैनाइन होते हैं 1-1, प्रीमोलर होते हैं 2-2, मोलर होते हैं 3-3। इस तरह से टोटल होते हैं 32 दांत। दांत के ऊपरी हिस्से या शिखर में इनेमल का
चमकीला स्तर पाया जाता है जो दांतों को सुरक्षा प्रदान करती है। एनिमल मानव शरीर के सबसे कहते कठोर भाग है। एनिमल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, पूछता है। लार ग्रंथि यानी सेलेब्री ग्लैंड्स की बात करें तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितने? 3 जोड़ी, पूछता है। पहले जोड़ी लार ग्रंथि जिह्वा के दोनों और एक एक संख्या में उपस्थित होती है जो सबलिंगन ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती है। दूसरी जोड़ी लार ग्रंथियां निचले जबड़े के मध्य मैग्जिल अस्थि के दोनों और एक एक संख्या में उपस्थित होती है जो सब क्या कहते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती है। तीसरी जोड़ी लार ग्रंथियां दोनों कानों के नीचे एक एक संख्या में उपस्थित होती है जो पेरियोटिड ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती है। मनुष्य की लार सलाइवा में लगभग 99% जल तथा शेष 1% एंजाइम होता है। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम पाए जाते हैं। पक्वाशय में पाचन की बात करें, पक्वाशय में पाचन की बात करें तो भोजन का पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत, लीवर से निकलने वाले पित्तरस यानी ब्लड डस्ट आकर मिलते हैं। पित्तरस क्षारीय होते हैं और यह भी भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देते हैं। यहाँ अग्नाशय से अग्नाशयी रस आकर भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन जो है यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज यह मंड को घुलनशील यानी स्टार्च को घुलनशील शर्करा या शुगर में परिवर्तित करता है। यह मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। कौन? लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन की बात करें, यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में एवं पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है। कहाँ से? छोटी आंत से। इसमें निम्न एंजाइम होते हैं। पहला आपको होता है इरेप्सिन। शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। कौन? इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है? शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। माल्टेज क्या करता है? यह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सुक्रोज क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। लैक्टोज यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज के में परिवर्तित करता है। लाइपेज यह एमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। यह जो है एमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तन करता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। मनुष्य या किसी भी कशेरुकी जंतु की आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो मुख से शुरू होती है और गुदा में समाप्त हो जाती है। मुख गुहा यानी आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा में जीभ, दांत और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। अवशोषण की बात करें, एब्सॉर्प्शन की बात करें तो पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना ऊर्ध्व के द्वारा होती है। स्वांगिकीकरण की बात करें, एसिमिलेशन की बात करें तो अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग में लाया जाना स्वांगिकीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। मल प्रत्यय की बात करें, मल प्रत्यय की यानी डेफोर्सनेशन की बात करें तो अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। अपच भोजन क्या होता है? मतलब जो भोजन पच जाता है, भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। और जो भोजन नहीं पचता है वो क्या होता है? अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है जहाँ जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं जिसे गुदा यानी द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक है। पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग की बात करें तो आपको यकृत पहले है। यह मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन? यकृत। इसका वजन लगभग 1.5 से लगभग 2 kg तक होता है। यकृत द्वारा ही पित्तरस स्रावित होती है। यकृत द्वारा यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका जो है यानी हेपेटिक सेल में संचित कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित
ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रोनिजन की अगर बात करें फाइब्रोनिजन की, तो फाइब्रोनिजन यानी नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है, जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। हिपेरिन क्या करता है? हिपेरिन नामक कार्बोहाइड्रेट जो है पॉलीसेकेराइड्स का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है। हिपेरिन नामक कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेकेराइड्स का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। मृत आरबीसी को नष्ट जो है यकृत के द्वारा ही किया जाता है। आगे आपका कि यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और कॉपर को विटामिन को संचित करके रखता है। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, आयरन, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है कौन? यकृत। भोजन में जहर पॉइजन देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारण के जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। मतलब अगर किसी को जहर दे के मार दिया जाता है तो यकृत के द्वारा पता लगा सकता है कि किस वजह से हुआ है, कहाँ से हुआ है, क्या जहर का इसका रीजन है। पित्ताशय यानी ग्लैड ब्लैंडर की बात करें तो पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है। नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाले पित्त जमा होते हैं। यकृत से निकलने वाले पित्त जमा होते हैं। पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से आता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा होता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना जो है प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा होता है। पित्त की बात करें, पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका pH 1.7 होता है। पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त का वर्णक बाइल पिगमेंट की मात्रा कितनी होती है? 12% होती है। पित्त के मुख्य कार्य के बारे में बात करें तो यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है जिससे अग्नाशय रस क्रिया कर सके। यह भोजन में आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। यह वसाओं का एमल्सीकरण यानी एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। यह आंत की कर्मानुकुंजन गतियों को बढ़ाता है। कौन? तो पित्त बढ़ाता है। यह भोजन में पाचक रस भली भांति मिल जाते हैं ताकि यह आंत की कर्मानुकुंजन गतियों को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है भोजन में पाचक रस भली भांति मिल जाते हैं। पांचवा है कि यह विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। कौन? तो पित्तवाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिल्डुबिन लेना बंद कर देता है। फलस्वरूप बिल्डुबिन जो है संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इसे पीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पीलिया। आगे देखते हैं अग्नाशय। अग्नाशय यानी पैंक्रियास। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन? अग्नाशय। यह एक साथ अंतरस्रावी नलिका विहीन एंडोक्राइन और बहिर्स्रावी नलिका युक्त दोनों प्रकार की ग्रंथि है। कौन? तो अग्नाशय। इससे अग्नाशय रस निकलता है। पैंक्रियास जिसमें 9.8% जल जो है तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव का होता है जिसका pH 7.5 से 8.3 होता है। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ तथा कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। लैंगरहैंस द्वीपिका की बात करें तो लैंगरहैंस द्वीपिका की यह अग्नाशय का ही भाग है। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसे बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा कोशिका अल्फा सेल से, इसमें बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा कोशिका अल्फा सेल से ग्लूकागोन एवं गामा कोशिका से गामा सेल सोमेस्टोसिन नामक हार्मोन निकालता है। सोमेस्टोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। अब इंसुलिन के बारे में पढ़ते हैं। इंसुलिन के बारे में देखते हैं। इंसुलिन यह अग्नाशय के एक भाग में लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इसकी खोज फ्रेडरिक बेंटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने सन 1921 में की थी। 1922 ईस्वी में पहली बार लियोन्ड थॉम्पन्स को कनाडा के इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। अल्प स्रवण से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। रुधिर में इंसुलिन के अंतःस्रावी यानी हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है इंसुलिन का अतिस्रवण से, जिसमें जनन क्षमता जो है तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। ग्लूकागोन की बात करें तो यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। कौन? तो ग्लूकागोन। सोमेस्टोस्टेटिन की बात करें
तो यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगिकीकरण की अवधि को बढ़ाता है, स्वांगिकीकरण की अवधि को बढ़ाता है। पाचन का सारांश की बात करें तो ये जब देख रहे हैं ग्रंथिरस एंजाइम, ग्रंथिरस एंजाइम भोज्य पदार्थ और प्रतिक्रिया के बाद, यानी लार अम्लीय होता है। लार जो अम्लीय होता है कौन कौन से, तो टाइलिन एंजाइम की वजह से और माल्टोज माल्टोज की वजह से। तो लेकिन टाइलिन में कौन भोज्य पदार्थ होता है, मंड। माल्टोज में माल्टोज, ठीक है। और अगर टाइलिन के मंड होता है तो मंड क्या करता है, प्रतिक्रिया के बाद क्या बन जाता है, माल्टोज, और माल्टोज है ग्लूकोज बन जाता है। जठर रस भी अम्लीय होता है। जठर रस में आपका होता है पेप्सिन, जो है प्रोटीन को पेप्टोन से बदलता है, प्रोटीन को पेप्टोन से बदलता है। और रेनिन को केसिन या कैल्शियम रेनिन को केसिन में, पेप्सिन को प्रोटीन, सॉरी जठर रस में पेप्सिन होता है तथा रेनिन होता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, केसिन को कैल्शियम पेरिक्सोसिनेट में बदलता है, ऐसे होता है। अग्नाशय रस जो कि क्षारीय होता है, इसमें कौन कौन होता है, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। इसलिए क्या करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है और मंड को संकरा में। अग्नाशय रस जो कि क्षारीय होता है, इसमें आंतरीय रस, क्या है आपको है ये आंतरीय रस में क्या होता है, क्षारीय होता है। ये क्या करता है, इसमें जो है आंतरिक रस में इरेप्सिन होता है, माल्टेज होता है, सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है, लैपेज होता है। इरेप्सिन क्या करता है, इरेप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है, माल्टोज क्या करता है, माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रोज को जो है ना ग्लूकोज वो फ्रुक्टोज में बदल देता है। और लैक्टेज जो है लैक्टोज को ग्लूकोज वो ग्लैक्टोज में बदल देता है। लाइपेज क्या करता है, वसा को वसीय अम्ल वो ग्लिसरॉल में बदल देता है। लाइपेज जो है वसा को वसीय अम्ल वो ग्लिसरॉल में बदल देता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है। मानव शरीर में पृच्छ वृद्धांत्र में संलग्न होता है। परिसंचरण तंत्र की बात करें, परिसंचरण तंत्र की, सर्कुलेटरी सिस्टम की, रक्त परिसंचरण की खोज सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। इसके अंतर्गत निम्न 4 भाग हैं। पहला हृदय, दूसरा धमनी, उसका तीसरा शिरा और चौथा रुधिर यानी ब्लड। हृदय, हार्ट की बात करें तो यह हृदयावरण यानी पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। यह शरीर का सबसे व्यस्तम अंग है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठ का बना होता है, 4 कोष्ठ का। अगले भाग में एक दायां अलिंद राइट अर्किल एवं बायां अलिंद लेफ्ट अर्किल वो हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय जो होता है राइट वेंट्रिकल तथा एक बायां निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है, ठीक है। दाएं अलिंद की अगर बात करें, दाएं अलिंद यानी राइट अर्किल एवं दाएं निलय जो है राइट वेंट्रिकल के बीच त्रिवलनी कपाट होता है। क्या होता है, त्रिवलनी कपाट होता है। बाएं अलिंद यानी लेफ्ट अर्किल एवं बाएं निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिल के बीच द्विवलनी कपाट होता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं, शरीर शिरा कहते हैं। शरीर से जो हृदय की ओर रक्त ले जाते हैं उसे शिरा कहते हैं। शिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। इसका अपवाद है आपको पल्मोनरी शिरा ऐसा है जिसमें क्या होता है कि इसमें शुद्ध रक्त होता है। पल्मोनरी शिरा फेफड़ा से बाएं अलिंद में रक्त को पहुंचाता है, इसमें शुद्ध रक्त होता है। ये क्या करता है कि बाकी जो है ना, बाकी क्या करता है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाता है शिरा, लेकिन ये पल्मोनरी शिरा है ना, फेफड़े से क्या करता है, पल्मोनरी शिरा फेफड़े से बाएं अलिंद में रक्त को पहुंचाता है। ये अपवाद है और इसमें शुद्ध रक्त होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं, धमनी। हृदय से जो शरीर की ओर रक्त ले जाती है उसे रक्तवाहिनी या धमनी कहते हैं। धमनी यानी आर्टरी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। इसमें अपवाद है आपको पल्मोनरी धमनी, एक अपवाद भी है दोनों में। धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। और ये क्या करता है, शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त होता है। ये क्या करती है, हृदय से शरीर की ओर
यहाँ से ये पॉइंट याद है कि हृदय शरीर की ओर, ठीक है। पल्मोनरी धमनी की बात करें, दोनों में पल्मोनरी शिरा और पल्मोनरी धमनी दोनों अपवाद है। पल्मोनरी धमनी की बात करें तो दाहिने नीले से फेफड़ा रक्त में पहुंचाता है, वो क्या करता था बाएं से। इसमें अशुद्ध रक्त होता है, उसमें शुद्ध रक्त था। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त व बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होती है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनियों को कोरोनरी धमनी कहते हैं। इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयघात, क्या होता है हृदयघात यानी हार्ट अटैक हो जाता है। जब इसी में जो है हृदय के मांसपेशी को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। इसी में अगर किसी प्रकार की रुकावट हो जाती है तो आपको क्या होता है, सॉरी आपको नहीं, मतलब सभी को हृदयघात यानी हार्ट अटैक आ सकता है। हृदय में रुधिर का मार्ग, हृदय में रुधिर का मार्ग की बात करें, पाथ ऑफ ब्लड इन द हार्ट, पाथ ऑफ द ब्लड इन द हार्ट। बायां अलिंद क्या करता है, बायां अलिंद जो है बायां निलय देहिक महाधमनी, विभिन्न धमनियाँ, छोटी धमनियाँ, धमनियाँ कोशिका, अंग अंग एवं प्रस्य महाशिरा, रुधिर, हृदय में रुधिर का मार्ग। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, अच्छा पॉइंट है ये कि हृदय में रुधिर का मार्ग कैसा होता है। तो वो क्या करता है, पहले बायां अलिंद से है ना बायां निलय में जाता है, फिर देहिक महाधमनी में, उसके बाद विभिन्न धमनियाँ में, उसके बाद छोटी धमनियाँ में, उसके बाद धमनी कोशिका में, फिर उसके बाद अंग में, फिर अंग से अंग एवं पश्च महाशिरा में, फिर दाहिना अलिंद में, फिर दाहिना निलय में, फिर पल्मोनरी धमनी में, फिर फेफड़ा में, फेफड़ा के बाद पल्मोनरी शिरा में, बायां अलिंद में। बायां अलिंद में क्या होता है तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, फिर बायां अलिंद में पहुंचता है। हृदय के संकुचन वो शिथिलन यानी सिस्टोल और डायस्टोल को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन यानी हार्ट बीट कहते हैं। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। भ्रूण अवस्था में 150 बार धड़कता है और एक बार धड़कन में लगभग 70 मिली जो रक्त है वो पंप करता है, 70 मिली। साइनोऑरिकुलर नोड यानी SEN दाहिने अलिंद की दीवार में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है, जिससे हृदय के धड़कन की तरंग क्या होती है प्रारंभ होती है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब जो है 120/mmHg होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, क्या कहता है स्फिगोमैनोमीटर। थायरोक्सिन एवं एड्रेनालिन स्वतंत्र रूप से हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, स्वतंत्र रूप से। रुधिर में उपस्थित CO2 रुधिर के pH को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है, अर्थात अम्लता हृदय की गति को बढ़ाती है, एवं क्षारीयता जो है हृदय की गति को क्या करती है, क्षारीयता हृदय गति को कम करती है। नोट देखते हैं, नोट। नाइट्रिक ऑक्साइड एनओ मानव शरीर में संश्लेषित एंडोथेलियम कोशिकाओं के द्वारा होता है, जो रक्त वाहिका को वो क्या कहते हैं विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। यह शरीर रक्तचाप के स्तर को कम करता है और रक्त के थक्के के गठन को सीमित करने में मदद करता है। इसका उपयोग श्वास मशीन यानी वेंटिलेटर और अन्य एजेंटा के साथ साथ नवजात शिशुओं के श्वसन विफलता के इलाज के लिए किया जाता है और फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप के कारण होता है। लसिका परिसंचरण तंत्र की बात करें, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतराकोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाले हल्के पीले द्रव को लसिका कहते हैं। क्या कहते हैं, हल्के पीले रंग के द्रवों को लसिका कहते हैं। लसिका एक प्रकार का द्रव है, ठीक है, जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसे ही होती है, रक्त प्लाज्मा के जैसे, जिसमें पॉप्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ मौजूद रहते हैं। लसिका में पाए जाने वाली कणिका लिम्फोसाइटस कहलाती है। ये वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है। लसिका ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है, एक ही दिशा में बहता है। लसिका के कार्य की अगर बात करें तो लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइटस हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों को रोकथाम में सहायक होता है। लसिका के कार्य की अगर बात करें तो लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइटस जो है हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों के रोकथाम में सहायक होता है। लसिका लिम्फोसाइटस का निर्माण करते हैं। लसिका ही होती है जो लिम्फोसाइटस का निर्माण करती है। लसिका के नोड जिन्हें लिम्फ नोड कहते हैं, मनुष्य के शरीर में
छन्ने का कार्य करते हैं। धूल के कण, जीवाणु, कैंसर कोशिका इत्यादि लिम्फ नोड में फंस जाते हैं। लसिका घाव भरने में सहायता करती है। लसिका ऊतक में शिराओं में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करते हैं। ठीक है, विभिन्न वस्तुओं क्या करते हैं, परिसंचरण करते हैं। उसके बाद उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में तो उत्सर्जन के बारे में पढ़ते हैं। जीवों के शरीर में उपापचयी प्रक्रम के बने विषैले, जीवों के शरीर में उपापचयी प्रक्रमों के बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजनीय उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि के निष्कासन से होता है। विभिन्न जंतु एवं उनके उत्सर्जन अगर पढ़ते हैं उत्सर्जन अंग के बारे में, तो आपके जैसे क्रम संख्या जंतु और उत्सर्जन आते हैं। एकोकोश के जंतु में जो है उत्सर्जन विसरण के द्वारा होता है। पॉलीफेरा संघ के जंतु में विशिष्ट नलिका तंत्र के द्वारा होता है। पॉलीफेरा संघ के जंतु में विशिष्ट नलिका तंत्र के द्वारा उत्सर्जन होता है। सिलिनेट्रस में जो देखें तो सीधे कोशिकाओं द्वारा होता है, सीधे कोशिकाओं द्वारा। चपटे कृमि में आपके ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा। एनिलिडा संघ के जंतु में जो है, एनिलिडा संघ के जंतु में वृक्क द्वारा होता है, वृक्क के द्वारा। और ऑर्थोपोडस में होता है, ऑर्थोपोडस में मेलपिविगियन नलिकाओं द्वारा। उसके बाद है आपका मोलुस्का में जो है उत्सर्जन मूत्र अंग के द्वारा ही होता है, मूत्र अंग के द्वारा। और कैसुरकी में जो है ये मुख्यतः वृक्क द्वारा होता है, मुख्यतः वृक्क के द्वारा होता है। इस सब का याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद इसके बाद जो है ना, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न प्रकार है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन है। वृक्क है, उसके वृक्क है, त्वचा है, यकृत है, फेफड़ा है। 4 है टोटल, 4 मतलब मोस्ट है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग 4 हैं, वृक्क, त्वचा, यकृत, फेफड़ा। वृक्क के बारे में पढ़ते हैं, यकृत के बारे में। किडनी, इसको किडनी बोलते हैं। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क है, एक जोड़ा वृक्क। ठीक है, किडनी, इसका वजन जो 140 ग्राम होता है। इसके 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग जो है 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें जो है नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन ही वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है। पूछता है वृक्क की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्याली नुमा रचना होती है, उसे क्या कहते हैं, बोमेन संपुट। क्या कहते हैं, बोमेन संपुट यानी बोमेन कैप्सूल कहते हैं। बोमेन संपुट में पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिका गुच्छा पाया जाता है, जो 2 प्रकार के धमनियों से बनता है। पहला होता है चौड़ी अभिवाही धमनियाँ, क्या कहते हैं, अफरेंट अरेट्रियोलाइल, जो रुधिर को कोशिका गुच्छा में पहुँचाती है। क्या करते हैं, चौड़ी अभिवाही धमनियाँ जो है, धमनिका जो रुधिर को कोशिका गुच्छा में पहुँचाती है। उसके बाद आप आती है बी नंबर, पतली अपवाही धमनियाँ, जिसके द्वारा रक्त कोशिकाएं गुच्छा से वापस ले जाया जाता है, जिसके द्वारा रक्त कोशिकाएं जो है गुच्छा से वापस ले जाया जाता है। आगे आपको ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से द्रव के छान कर बोमेन संपुट के गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्राणस्पंदन यानी अल्ट्राफिकेशन कहलाती है, प्राणस्पंदन कहलाती है। वृक्कों का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना, अर्थात इसमें से अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थ को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना है। ये वृक्कों का प्रमुख कार्य है। ठीक है, वृक्कों को रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। वृक्कों की जो है रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। उसके बाद जो है वृक्क में प्रति मिनट औसतन 125 मिली अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त निस्संदन यानी फिल्ट्रेट होता है। इसमें से 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनता है और बाकी निष्पन्द वापस रक्त में अवशोषित हो जाता है, सामान्यतः मूत्र में जो है 95%, सामान्यतः मूत्र में 95% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया एवं 0.3% यूरिक अम्ल होते हैं। मूत्र का रंग जो है हल्का पीला, उसमें उपस्थित वर्णक जो है यूरोक्रोम का मूत्र का हल्का पीला रंग होता है। यूरोक्रोम
हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। हीमोग्लोबिन का जब विखंडन होता है तो इसमें क्या बनता है, यूरोक्रोम बन जाता है। मूत्र अम्लीय होता है और इसका पीएच मान 6 होता है। पीएच मान तो याद रखिएगा ही रखिएगा। वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थ के अलावे पेनिसिलिन और कुछ मसालों का भी उत्सर्जन होता है। पेनिसिलिन और कुछ वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थ के अलावे पेनिसिलिन और कुछ मसालों का भी उत्सर्जन होता है। ठीक है, आगे है कि वृक्क से बनने वाला पदार्थ जो है ना कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। वृक्क से जो बनने वाला पथरी यानी पेट में नहीं पथरी बन जाता है, तो पेट में जो पथरी बनता है ना वो किससे बन जाता है, तो वृक्क से बनने वाला पथरी जो है वृक्क में ही बनता है, कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। आगे जो है त्वचा, यकृत, फेफड़ा, ये सब हम पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 में आधे घंटे की क्लास में सही, आधे घंटे की क्लास बेटर है। आधे घंटे की क्लास रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटे छोटे क्लास में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा बड़ा कर दिया था तो आप सब उतना अच्छा रिव्यू नहीं मिला हमें। आधे घंटे की क्लास में सही रहेगा, 30-30 मिनट की क्लास चलेगी और बायोलॉजी को ख़त्म जल्दी ही करवा देंगे। और जैसे ही मेरा ज्ञान बिंदु का 3rd एडिशन क्वेश्चन ख़त्म होता है तो बायोलॉजी की क्या करेंगे, 2-2 क्लास भी कभी कभी हम ले लिया करेंगे ताकि जल्दी ख़त्म हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय।